नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्था नौर के यूट्यूब चैनल पर। जिन साथियों का 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है उनके लिए हम लेकर के आए साइंस का नया वीडियो। पहले 2 वीडियो में हमने पढ़ लिया गया है, मानव शरीर के बारे में पढ़ा है, रक्त परिसंचरण तंत्र को कवर किया और पोषण को पढ़ लिया गया है, और हमने पढ़ा है कोशिका के बारे में, और जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ते हैं मानव रोग के बारे में से स्टार्ट करते हैं और आगे के जो बची हुई यूनिट हैं उनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले साथियों एक आप नोट कर लेवे कि मानव शरीर की सबसे प्रबल हड्डी पूछ ली जाए। मानव शरीर की सबसे प्रबल या मजबूत हड्डी पूछ ली जाए तो वो है उरुअस्थि, जो कि जांग में पाई जाती है, फीमर बोला जाता है। थोड़ा नोट कर लेना, पहले वीडियो में मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी आपकी जबड़ा बता दी गई, वो थोड़ा उसको करेक्शन करना, वो चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी है। थोड़ा मेरे से बताने में गलती होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आप वहाँ पर भी नोट्स को अपडेट कर ले, वहाँ लिख लेना कि मानव जो चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी है वो जबड़ा है, और मानव शरीर की सबसे प्रबल हड्डी पूछी जाए तो उरुअस्थि है, जो कि फीमर जांग में पाई जाती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मानव रोग के बारे में। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा जा सकता है, वो मनाया जाता है भी 7 अप्रैल को, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। खुजली का रसायन है हिस्टामिन, जो कि मस्त सेल द्वारा स्रावित होता है। अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो काफ़ी बार राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग है, तो कुछ महत्वपूर्ण मैं असंक्रामक रोग लिख रहा हूँ, इनसे ही क्वेश्चन मिल सकता है। आप पहले इसी को अच्छे से पढ़ के जाना। हृदय रोग हुआ, कैंसर हुआ, गंठिया रोग हुआ, मधुमेह हुआ, ये असंक्रामक रोग है। और गंठिया रोग का कारण पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी बार, तो यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल की अधिकता की वजह जैसे कौन सा रोग हो जाता है? गंठिया रोग हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं संक्रामक रोगों के बारे में, और सबसे पहले पढ़ते हैं दूषित जल और भोजन से कौन से रोग हो जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ संक्रामक रोग पढ़ रहे हैं। तो संक्रमण की विधियाँ होती है, उन विधियों में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दूषित जल व भोजन से फैलने वाले रोग। तो हमें पता है कि अगर पानी के अंदर पोटा चला गया तो वो पानी दूषित हो जाएगा, उस पानी से अगर भोजन बनाएंगे तो भोजन भी दूषित हो जाएगा। तो हमारी ट्रिक रहेगी पोटा पे ही है। पो से हो जाएगा पोलियो, टा से हो जाएगा टाइफाइड, पे से हो जाएगा पेचिस, ही से हो जाएगा हिपेटाइटिस, जो कि पीलिया ही है एक प्रकार का, और है से है हैजा। और ये पोलियो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से जो जल से दूषित जल से फैलने वाला रोग बताइए, तो पोलियो। लगभग जनता यूँ सोचती है पोलियो तो वायरस जनित है, वो आगे की बात है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, प्रोटोजुआ। अभी एक बार के लिए संक्रमण की जो विधियाँ हैं उसमें पढ़ रहे हैं दूषित जल और भोजन से। तो पोलियो दूषित जल से फैलता है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट रखना। चलिए फिर आगे संक्रमण की विधि आ जाती है छूने से फैलने वाले रोग। तो पहला रोग है चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता बोला जाता है। थोड़ा ध्यान रखना, स्मॉल पॉक्स का मतलब छोटी माता मत पढ़ लेना, स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है बड़ी माता, जिसको बोला जाता है चेचक। और दोनों ही वायरस जनित रोग है। तो पूछ लिया जाए छोटी माता के वायरस का नाम बताओ, तो याद रखिए छोटी माता तो क्या करती है, व्हाट्सएप वगैरह चलाती है, इसका मतलब सेली बनाती है, तो वेरीसेला याद कर लेना, वेरीसेला सेली बनाती है, ये याद रखो। और जो बड़ी माता है वो सभी का मान सम्मान रखती है और ओला निकालती है, याद रखना, तो वेरियोला, वेरियोला या वेरियोला वायरस है। ठीक है, तो ओला ओला याद रख लेना, वेरियोला वायरस है। तो चेचक के टीके की खोज किसने की? बड़ी माता को ही बोला जाता है चेचक, जो कि 1980 से अब विश्व से खत्म है भाई। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, और टीकाकरण की खोज भी किसी ने की? एडवर्ड जेनर ने। इंपॉर्टेंट रहता है एडवर्ड जेनर, और आपके लिए एक पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दोनों से एक क्वेश्चन पक्का मिलता है भी। तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक या टीकाकरण का जनक किसको बोला जाता है? एडवर्ड जेनर को बोला जाता है। अगला है छूने से फैलने वाला रोग है कुष्ठ। कुष्ठ को अंग्रेजी में बोलेंगे लेप्रोसी। तो कुष्ठ की जांच होती है लेप्रोनिन टेस्ट, और कुष्ठ जीवाणु जनित रोग है, ये फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। तो जो जीवाणु जनित रोग होते हैं उनमें लगभग इनके
पीछे इन्हीं का नाम मिलता है लेप्री। देखो लेप्रोसी से लेप्री ले लिया है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कुष्ठ रोग फैलता है। अब पढ़े मच्छर से फैलने वाले रोग। तो सदैव याद रखिए मच्छर रोग वाहक होते हैं, रोग वाहक, कारण नहीं होते, रोग वाहक होते हैं, वेक्टर होते हैं भाई, रोग का कारण नहीं होते हैं। तो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो किस रोग का वाहक है, तो वो मलेरिया रोग का वाहक है। और ये 45 डिग्री के कोण पर काटता है, रात को काटता है और गंदे पानी में होते हैं भाई ये मच्छर। ठीक है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है, मलेरिया का। रियल में मलेरिया रोग का कारण तो है प्रोटोजुआ, वाहक बोल रहा हूँ, रोग वाहक कौन सा है, मादा एनाफिलीज मच्छर। 45 डिग्री के कोण पर कौन सा मच्छर काटता है, मादा एनाफिलीज। रात में काटते हैं, गंदे पानी में होते हैं। मादा एडीज मच्छर काटने से रोग हो जाते हैं डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार। तो ये इन रोगों का रोग वाहक है। इसको टाइगर मच्छर भी कहा जाता है और ये दिन में काटता है और साफ पानी में अंडे देते हैं या साफ पानी में होते हैं। ठीक है, साफ पानी। तो थोड़ा ध्यान रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं मच्छर, मादा एनाफिलीज मलेरिया और मादा एडीज है डेंगू, पीला बुखार और चिकनगुनिया के लिए। रोगों के अब कारण पढ़ें तो पहले पढ़ते हैं प्रोटोजुआ से। तो प्रोटोजुआ की ट्रिक याद रखिए, अमी मकानी पाल। कैसे याद रखोगे, प्रो का मतलब होता है पहले, आपके लिए सबसे पहले आपकी अम्मी है, क्योंकि अम्मी क्या करती है, आपके मकान को पालती है भाई, मकानी पाल। अम्मी से हो गया अमीबियस, मैं से हो गया मलेरिया रोग, का से हो गया कालाजार, नी से निद्रा रोग, पा से पायरिया और ले से हो गया लुकेरिया रोग, और पेचिस भी हो जाता है भाई प्रोटोजुआ से। तो यहाँ पर मलेरिया इंपॉर्टेंट रहता है, तो मलेरिया के प्रोटोजुआ का नाम बताइए, तो प्लाज्मोडियम है। और साधारण मलेरिया किससे होता है, तो विवैक्स से होता है आपका साधारण मलेरिया, या मैक्सिमम मलेरिया का कारण क्या है, विवैक्स प्लाज्मोडियम है। कैसे याद रखोगे, मैक्सिमम ही याद रखो, तो मैक्स पढ़ लेना। अब सबसे घातक मलेरिया कौन सा है, तो वो होता है भाई फाल्कीपुरम बोल देना चाहिए, फाल्सीपुरम। हम मैंने याद किया था, देखो फाल्स का मतलब होता है झूठे, इसको फाल्स पढ़ के देखो, फाल्स का मतलब झूठे लोग हमारे लिए घातक है, तो इसी को बोला जाता है दिमागी बुखार। और यही सबसे घातक मलेरिया का प्लाज्मोडियम है भाई। तो घातक है, फाल्स का मतलब झूठे लोग, याद रखना, फाल्स तो फाल्सीपुरम हो जाएगा। और मैक्सिमम है तो विवैक्स। अब कालाजार राजस्थान का सबसे फेवरेट क्वेश्चन उठाना वो प्रोटोजुआ से, तो वो कालाजार है भाई। कालाजार किस रोग की वजह से होता है, बालू मक्खी की वजह से, बालू मक्खी। और इसका रोग का कारण है वो प्रोटोजुआ है, उसका नाम है लिस्मानिया। कैसे याद रखोगे, किसी को काला काला कहोगे तो वो क्या मान जाएगा, रीस मान जाएगा। याद रखना, वीडियो के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एलडीसी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ तक कि आरएस में भी कालाजार पूछा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटोजुआ, वो है कालाजार। तो ये याद रखना है, काला काला कहोगे तो वो रीस बन जाएगा। तो लिस्मानिया है इसके प्रोटोजुआ का नाम, बालू मक्खी के संक्रमण से फैलता है भाई, सैंड फ्लाई बोलते हैं इसको। अब है मलेरिया रोग की दवा पूछ ली जाए तो कुनेन है, किस पौधे की छाल से मिलती है, तो सिनकोना की छाल से। और मलेरिया शब्द किसने दिया था, मैकुलोक ने। और मच्छर के साथ संबंध बताया था सर डोनाल्ड रोस ने। तो ये याद रखना है, मच्छर जब बार बार काटता है हमें क्या आ जाती है, रीस आ जाती है। तो मच्छर के साथ संबंध क्या आई, हमें रीस आई, तो सर रोनाल्ड रोस हो गया भाई। नियंत्रण कैसे किया जाए मलेरिया पर, तो याद रखिए डीडीटी का छिड़काव कीजिए। तो डीडीटी की खोज किसने की थी, पोल मुल्लर ने। खुद बताओ, डीडीटी का छिड़काव करोगे तो आपका क्या लगेगा, मूल्य लगेगा। तो पोल मुल्लर याद रख लेना। या फिर आप मछली पालो जो इसके अंडे या लार्वा को खा जाए, तो लार्वा बक्सी मछलियाँ पाली जाती है, कैम्बूसिया हुआ, मिनोज हुआ, ट्राउट हुई, ये मछलियों के नाम है जो इनके क्या कर देती है, लार्वा को खा जाती है। मलेरिया के जो मच्छर अंडे देते हैं उनमें से जो लार्वा निकलता है उसको खा जाती है। तो ये गेम्बूसिया मछली इंपॉर्टेंट रहेगी। ये लार्वा बक्सी मछली है जो कि मलेरिया के मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। अब अपना जो CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो मलेरिया के लिए दवाई जो सजेस्ट करता है वो होती है आर्टिमिसिया, आर्टिथर दवाई। और ये आर्टिथर दवाई प्राप्त होती है आर्टिमिसिया पादप से। ये थोड़ा देख लेना भाई, देख लेना का मतलब
ये बिल्कुल सही है, आप अच्छे से पढ़ के जाना। अगर ये कुनेन नहीं पूछता है मलेरिया की दवाई तो ध्यान रखना, जो CDRI है वो आर्टीथर दवाई देती है, और जो कि आर्टीथर किससे है, आर्टिमिसिया पादपों से प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, रोग का कारण है वो है कृमि। तो वर्म के बारे में हम ये पूछेंगे, क्या आपको वर्म के बारे में ध्यान है? तो एक उत्तर आएगा हाँ और एक उत्तर आएगा ना। हाँ से हो जाएगा हाथी पाँव रोग और ना से हो जाएगा नारो रोग। तो क्या पढ़ना है कि क्या आपने वर्म कीड़े के बारे में पता है? तो कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे ना। हाँ से हो जाएगा हाथी पाँव रोग और ना से नारो रोग। अगला है फफूंद। फफूंद कौन होते हैं भाई? तो भाई गंजे दामाद होते हैं जो कि शादियों में नखरे करते हैं और क्या कहते हैं, खाऊं ऐसे फ्रूट। तो गंजा दामाद खाए ऐसे फ्रूट। गंजा से हो जाएगा गंजापन, दामाद से हो जाएगा दाद, खाए से हो जाएगा खाज खुजली, ऐसे से हो जाएगा एस्परजिलोसिस, और फ्रूट से है एथलीट फुट रोग। ये फफूंद कवक या फंजई से हो जाते हैं। याद रखना है फफूंद कौन है? गंजा दामाद है, जो क्या डिमांड करता है, खाएं ऐसे फ्रूट। तो गंजा दामाद खाए ऐसे फ्रूट। अब है जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक। तो ध्यान रखिए, याद करने का तरीका रहेगा, गौरव पंडित का टीका न्यू सी है भाई, कि नया सा है, यही बोलने का तरीका है कि गौरव पंडित का टीका न्यू सा है। तो गौरव से हो जाएगा गोनेरिया भाई, गोनेरिया ही जीवाणु से होता है। पै से हो जाएगा प्लेग, जो को काली मौत बोला जाता है, और प्लेग सभी को पता है भी, चूहों से फैलता है भी, ठीक है, चूहों से फैलता है। डी से है डिप्थीरिया, और टा से है टाइफाइड। का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से है न्यूमेनिया, और सी से सिफिलिस, है से हैजा। दोबारा से एक बार ट्रिक और बोलिए, गौरव पंडित का टीका न्यू सी है। गौरव से हो जाएगा गोनेरिया, पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनस, का से कुष्ठ है, और न्यू से न्यूमोनिया, और सी से सिफिलिस रोग, है से हैजा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो डीपीटी का पूछ लिया जाता है काफ़ी एग्जाम में कि डीपीटी का टीका या ट्रिपल एंटीजन किस रोग के लिए लगता है? तो ये लगता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस का मतलब होता है काली खांसी, और टिटनेस के लिए कौन सा टीका लगता है? डीपीटी का टीका लगता है। अब पढ़े वायरस जनित रोग। तो एक होता है मम्पस, जिसको गलसुआ बोला जाता है, मीजल्स को बोला जाता है खसरा या फोर्थ डे फीवर। फोर्थ डे फीवर, तो खसरे के वायरस का नाम पूछ लिया जाता है, पैरामिक्सा वायरस या मेजोल्स वायरस है आपका, क्या है, खसरे का वायरस है। अगला है रोग, वो है वायरस जनित रोग पोलियो। तो पोलियो के टीके की खोज पूछ ली जाती है साक और सेबिन की। और पोलियो का कैसे होता है? दूषित पानी से फैलता है भी। रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। और रेबीज रोग होता है कुत्ता काटने से, बिल्ली, बंदर, चमगादड़ के नाखून या दांत लगने से हो जाता है। तो पानी से देख करके जनता डरती है भी इस रोग में, तो हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, जल बीती रोग हो जाता है। इसकी संक्रमण की विधि हमने पढ़ ली, क्या है, कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से फैल जाता है। तो रेबीज का टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। लुईस पास्चर ने की खोज की है किण्वन क्रिया की, जिससे अल्कोहल या अंगूर से शराब तैयार करते हैं, दूध से दही तैयार करते हैं। तो वो किण्वन क्रिया की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। वायरस जनित रोग कौन सा? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1। बर्ड फ्लू का इंपॉर्टेंट लगा लेना, अभी भी चांसेज है आ सकता है H5N1। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप फ्लू, स्वाइन फ्लू को बोलते हैं पिग फ्लू, बर्ड फ्लू को बोलते हैं एवियन फ्लू, मुर्गियों से आया था ये। तो बर्ड फ्लू याद रखो, जो भी दोनों में से, चाहे सुअर को पकड़ो या बर्ड को पकड़ो, आप हाथ से पकड़ोगे तो H पहले लिखना है, ये याद रखिए। तो H5N1 इंपॉर्टेंट लगा लेना, बर्ड फ्लू का वायरस है। इन्फ्लुएंजा भी क्या है? वायरस जनित रोग है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। चिकन पॉक्स का मतलब यह है क्या चीज़? छोटी माता, और स्मॉल पॉक्स का मतलब बड़ी माता, जो कि हमने छूने से फैलने में पढ़ लिए थे इनके वायरस के नाम। डेंगू को बोला जाता है हड्डी तोड़ बुखार, और डेंगू के जो होने का रोगवाहक मच्छर कौन सा है? मादा एडीज, और इसके वायरस का नाम होता है अरबो वायरस, ठीक है, अरबो वायरस होता है। नेक्स्ट पढ़े हम चिकनगुनिया, हर्पिज और पीला बुखार। ये सारे के सारे कौन के द्वारा फैलते हैं? वायरस जनित रोग है। अब याद रखिए एड्स
वायरस जनित रोगों में इम्पोर्टेंट रहता है। इसके वायरस को बोला जाता है HIV वायरस या रिट्रो वायरस। एड्स की जांच एलिसा टेस्ट है, प्राथमिक जांच, और कन्फर्मेशन जांच है वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है। ये याद रखो कि एड्स कहाँ से आया है, पश्चिमी सभ्यता से आया है, तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या है, इसकी कन्फर्मेशन जांच है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़े। DNA आवर्धन की विधि पूछ ली जाती है। तो DNA आवर्धन की विधि है वो PCR टेस्ट है, पॉली इनवर्स आपके चेन रिएक्शन, पॉली इनवर्स चेन रिएक्शन, PCR की फुल फॉर्म होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि निम्न में से DNA आवर्धन विधि बताइए। तो PCR है भाई, पॉली इनवर्स चेन रिएक्शन, जिसकी खोज की थी कैरी मुलिस ने। कैसे याद कर सकते हैं कि जो जानते हैं कि भाई PCR आ गई, PCR आ गई, इसका मतलब पुलिस की जो गाड़ी आती है उसको बोलते हैं PCR। तो ये देखो पुलिस पुलिस पुलिस, तो कैरी मुलिस ने खोज की थी, याद रखना। PCR टेस्ट की खोज पूछ लेता है, कैरी मुलिस ने की थी। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है भाई, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान केंद्र। ऐसे ही कैंसर अनुसंधान केंद्र भी पूछ ले तो महाराष्ट्र में है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्र या औषधि अनुसंधान केंद्र बोल सकते हो, वो कहाँ पर है, लखनऊ में। कैसे याद रखोगे कि औषधियों पर लाखों रुपए लग जाते हैं। औषधियों पर कितने रुपए लग जाते हैं, ड्रग पर लाखों रुपए लग जाते हैं, तो लखनऊ हो जाएगा। CDRI का कहाँ पर है हमारा, लखनऊ में। अब पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां, जैसे टीबी का टिक्के की पूछ लिया जाता है कि टीबी के सभी को फुल फॉर्म ध्यान ही है, ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस बोला जाता है। और ये टिक्का जो लगता है, टीबी का टिक्का है वो है BCG, बेसिलस कोलमेट ग्यूरिन। ये जन्म के बाद लगता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि BCG का टिक्का कब लगता है, तो बच्चे के जन्म के बाद में ये टिक्का लग जाता है, जन्म होते ही। ठीक है, तो 3 से 4 घंटे बोल सकते हैं या पहले दिन में टिक्का लग जाता है। तो BCG का टिक्का लगता है बच्चे के जन्म के पश्चात जस्ट। प्रथम दवा कौन क्या है टीबी की, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये जीवाणु से प्राप्त की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व की प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन भी, और ये कवक से प्राप्त की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की पेनिसिलिन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ड जेनर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अच्छे से दोनों को पढ़ के जाना। अब एक बार एग्जाम में पूछा गया था, लगभग जनता सोचती है कि जो इन्फेक्शन से फैलते हैं तो उनमें सर्वाधिक मौतें वायरस से होती है, नहीं सॉरी एड्स से होती है। बट उसने पूछा सर्वाधिक मौतें इन्फेक्शन या संक्रमण से फैलने वाले रोगों में, ध्यान रखना टीबी से होती है। विश्व में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मौतें किससे होती है, टीबी से होती है। और टीबी की का जीवाणु है वो है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और जब टीबी की जांच की जाती है तो बलगम परीक्षण इसका कंफर्मेशन टेस्ट है भाई, बलगम परीक्षण। और अगर प्राथमिक देखें तो वो चेस्ट एक्सरे, ये प्राथमिक जांच है। एक होता है मोन्टेक्स टेस्ट, ये प्राथमिक जांच है। कंफर्मेशन जांच है बलगम परीक्षण, बलगम का परीक्षण आपकी टीबी की प्राथमिक कंफर्मेशन जांच है। ये अभी पेपर में पूछा ही गया है, जो जेल प्रेरी का पेपर हुआ उसमें, कि टाइफाइड के जीवाणु का नाम बताओ, और एक टाइफाइड की जांच मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड को ही बोला जाता है आंतरज्वर, मोतीजरा या म्यादी बुखार, और टाइफाइड के जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये याद ही रख लो, जीवाणु जनित रोगों के पीछे उसका नाम जरूर आता है, तो आप इसको तो ऑप्शन सही कर लोगे, साल्मोनेला टाइफी। जांच मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर जांच पूछी जाती है किसी की भी, तो राजस्थान का जो भी आप एग्जाम दोगे तो टाइफाइड की जांच ही पूछता है, और टाइफाइड की जांच है विडाल परीक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको तो, कि टाइफाइड की जांच क्या है, विडाल परीक्षण। या पूछ लेगा विडाल परीक्षण किस रोग की जांच है, तो टाइफाइड का जांच है भाई। अब है हेजा के जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी। हेजे को कोलेरा बोला जाता है भी अंग्रेजी में,
ये देखो जीवाणु है तो पीछे उसका देखो आ गया, नाम नहीं आ गया, विब्रियो कोलेरी आ गया। इसका जीवाणु किस आकृति का होता है पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कोमा शेप का होता है। क्या होगा, जो ये आपका कोमा होता है इस शेप का जीवाणु होता है। अगला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ही बोला जाता है शाही रोग, और ये ध्यान रखना पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक रोग है भाई। इसमें क्या नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं बनता, चोट लगने पर रक्त बहता ही जाएगा, और ये सामान्यतः पुरुष प्रभावित होता है इसमें, और एक्स लिंक्ड अप्रभावी बोला जाता है। तो हीमोफीलिया है आपका वंशानुगत या पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग। ऐसे ही एक रोग आता है वर्णांधता। वर्णांध रोगी किन दो रंगों में विभेद नहीं कर पाता, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता भाई वर्णांध व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है जो यहाँ से आरएस का पेपर हो, अच्छे लेवल के, जहाँ भी एग्जाम में अगर बीमारी से क्वेश्चन पूछता है तो ये आप 6 पढ़ के जाना अच्छे से। देखो याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। कभी भी सोचो आप 12वीं के बाद में अगर बड़े होते हो तो आपके कायिक में या आपकी दैहिक संरचना में परिवर्तन होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो हर कोई 12वीं के बाद में कॉलेज में जाता है और वो क्लास कहलाती है 13वीं क्लास, और हर लड़का सोचता है किसी न किसी को पटाऊं। तो याद करने के लिए याद रखना है थोड़ा सा कि मैं 13वीं क्लास में किसी को पटाऊं, और कॉलेज में जाते ही वो ज़रूर ऐड करते हैं क्योंकि चुनावों में खड़े होंगे और ऐड करेंगे कि इसको वोट दो, इसको वोट दो, और वोटों में उम्र कितनी चाहिए, 18। तो पटाऊ सिंड्रोम में तो 13वें जोड़े के गुणसूत्र में वृद्धि, सभी के गुणसूत्र में वृद्धि ही होगा कायिक संलग्न रोग में। तो पटाऊ कितवें क्लास में, 13वीं में ऐड किया उसने चुनावों का, वो कहा 18 की उम्र में, और जब वो बीए करता है तब तक उसका ग्राफ नीचे आ जाता है और वो 21वें गुणसूत्र की एक वृद्धि हो जाती है। तो डाउन सिंड्रोम है 21वां। देखो 18 साल की उम्र में 12वीं होती है, फिर बीए के 3 साल जोड़ दो और वो बीए पढ़ाई पूरी कर ही नहीं पाता, जो चक्रों में पड़ता है पटाने के, जो चक्रों में पड़ता है ऐड करने के चुनावों के, वो बंदा पास नहीं होगा, उसका ग्राफ कैसे जाएगा, डाउन जाएगा, यही याद रखना। तो 18 के बाद में 3 साल बाद में उसका फेल हो जाता है, क्या हो जाता है, उसका ग्राफ डाउन हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा डाउन सिंड्रोम है 21वें जोड़े में गुणसूत्र की वृद्धि। जब उसका ग्राफ डाउन हो गया, वो फेल हो गया, वो घर की तरफ क्या करेगा, टर्न करेगा, और घर की तरफ टर्न करते ही पिताजी क्या करेंगे, एक थप्पड़ लगा देंगे, लगाते ही क्या हो गया, एक कम हो गया है, तो ये 44 + x 0 है, जो कि इसका मतलब 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब उसकी पिटाई इतनी अच्छी होती है कि उसको पीट पीट करके उसके जैसा ही बना देते हैं, एक और बोल सकते हो कि सोजन आ जाती है, इतनी पिटाई हो जाती है, इसका मतलब उसका क्लोन बन गया। क्लोन बना होगा आप x के, तो ये 46 की जगह गुणसूत्र कितने हो गए, 47 है। और एक है जेकब सिंड्रोम, खुद बताओ, जेब कतरा पढ़ो इसको, और जेब कतरे लगभग पुरुष होते हैं, इसलिए ये याद रखना कि y बढ़ जाता है इसमें, 44 + के XY, और फिर y और जुड़ जाता है, इसको बोला जाता है क्रिमिनल सिंड्रोम। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैसे याद करना है, 13 साल की उम्र में पटाऊं, 18 में चुनावों का ऐड किया, 3 साल में बीए में फेल, हमारा ग्राफ डाउन, हम घर की तरफ टर्न किए, टर्न करते ही हमारी चीज़ों में कमी आएगी, फिर जब हमारी पिटाई होगी हमारा क्लोन बनेगा तो एक चीज़ बढ़ेगी, तो देखो 46 से क्या हो गए, 47 हो गए। और हम लास्ट में जब वो कोई भी पास नहीं होता है, पढ़ाई नहीं करता है, वो क्या बनता है, जेब कतरा बनता है। और जेब कतरे क्या होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, और लगभग मैक्सिमम जेब कतरे पुरुष होते हैं, इसलिए वाई बढ़ जाए का ध्यान रखना। और जेकब सिंड्रोम को बोला जाता है क्रिमिनल सिंड्रोम, और ये तीनों ही लिंग संलग्न रोग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा रोग चैप्टर कवर होता है। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। ये हम थ्योरी पढ़ रहे हैं दोस्तों, कारण ये है कि अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका पैटर्न देखें तो MCQ और PYQ मोर देन सफिशिएंट नहीं है। हमें जब 4th ग्रेड या कोई भी एग्ज़ाम में अब फाइट करना है तो हमें थ्योरी आनी चाहिए, हमें NCERT की बुक, हमें RBSC की बुक पढ़नी ही पड़ेगी, और उसी में ये थ्योरी दी गई है। तो वहाँ से अच्छे नोट्स तैयार किए गए आपके लिए, मेहनत की गई है, तो आप ज़रूर पढ़ के जाना, ताकि 5 नंबर आप जो क्वेश्चन है वो आपके कहीं गलत ना हो और आपके 10 नंबर पक्के कर लो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे इजी टॉपिक, एक क्वेश्चन आएगा और वो भी एग्जाम्पल पर आएगा। कैसे याद रखना है, बस ये ध्यान रखो, भौतिक या फिजिकल चेंजेस क्या है, जिसमें कोई पदार्थ A से B बना और वापस अगर B से A बन जाता है तो वो सदैव ही भौतिक परिवर्तन होगा, इसको बोला जाता है उत्क्रमणीय।
तो ये क्या क्या चीज़ें आ सकती है, कोई आसवन हुआ, वाष्पीकरण हुआ, संघनन हुआ, जमना हुआ और पिंगलना हुआ। ये सारी क्रियाएं किस में आती है, भौतिक परिवर्तन में आती है। जैसे देखो धातु की छड़ का गर्म होना, गर्म होते ही अब आपको हाथ को गर्म लगेगी, बट उसको छोड़ दोगे तो दोबारा धातु ही तो प्राप्त होती है। इसका मतलब ए से बी हुआ और बी से वापस ए मिल गया, तो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। बल्ब का जलना, मोम व बर्फ का पिघलना, मैंने मोम का और बर्फ का पिघलना बोला है, ध्यान रखना। तो ये पिघलेंगे तो एक बार द्रव में होंगे और फिर दोबारा ठोस में प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भौतिक परिवर्तन, ए से बी और बी से ए प्राप्त कर सकते हैं। पानी का भाप बढ़ना, इसका मतलब वाष्पीकरण हो गया, और वाष्पीकरण क्या है, भौतिक परिवर्तन है। पानी में नमक और चीनी का घोल क्या है, भौतिक परिवर्तन है, दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है नमक चीनी को। इंपॉर्टेंट रहेगा मिश्र धातुओं का निर्माण, या बोल सकते हो मिश्र धातुओं का या किसी धातु को गर्म करने पर चमकीला दिखाई देना। तो सदैव ही क्या उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। अगर कहता है कागज व लकड़ी के टुकड़े या कागज का काटना फाड़ना क्या है, लकड़ी को तोड़ना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। तोड़ोगे तो दोबारा लकड़ी प्राप्त होगी, कागज से कागज ही प्राप्त होगा, तो क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। हीरे का ग्रेफाइट बनना, और अगर आप स्प्रिंग को दबाते हो और फिर वापस छोड़ोगे तो उसी अवस्था में आ जाता है, ए से बी और वापस बी से ए आ जाता है, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल ही पढ़ के चले जाना, 5 मिनट का टॉपिक है, बस इतना पढ़ो, ए को से बी और बी से ए अगर प्राप्त होता है तो वो भौतिक परिवर्तन है। खुद बताओ, संघनन से क्या होते हैं, बादल बनते हैं, और बादल से वापस क्या बनता है, पानी बनता है। तो पानी वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाएगा, संघनन की क्रिया होगी, बादल बनेंगे और वापस बारिश होकर पानी आ जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। आसवन हम जानते ही हैं, किसी भी चीज़ को शुद्ध करते हैं तो आसवन क्रिया कहलाती है, तो उससे भी प्राप्त पदार्थ ए से बी और बी से ए प्राप्त हो जाता है। तो ये है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, कोई पदार्थ ए से बी में बदलेगा और वापस बी से ए में नहीं बदल पाएगा, इस क्रिया को अनुत्क्रमणीय बोलते हैं, और इसका रासायनिक संगठन क्या है, बदल जाएगा, भी नया पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। जैसे में सड़ना हुआ, किसी चीज़ का पकना हुआ, दहन होना और किण्वन क्रिया क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे दूध का दही बनना, तो दही से वापस दूध नहीं बना सकते, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन। गोबर का सड़ना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकना या पाचन क्या कहलाएगा, रासायनिक। कोयले और लकड़ी का जलना क्या है भाई, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ध्वनि का उत्पन्न होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों का जैविक अपघटन, अपघटन के बाद में नया पदार्थ बन जाएगा या खत्म हो जाएगा, चीज़ वापस नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही श्वसन क्रिया क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। काटने के बाद सेब का भूरा रंग में बदलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती में बत्ती का जलना, बत्ती का जलना तो है रासायनिक परिवर्तन भाई। मोम का पिघलना है भौतिक परिवर्तन, और सीधे ही आ जाए मोमबत्ती जलना, मोमबत्ती जलना। अब ये क्या है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती जलेगी तब क्या होगा, इसकी बत्ती भी जलेगी और मोम पिघलेगा, तो रासायनिक परिवर्तन भी होगा और भौतिक परिवर्तन भी होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती में लौ का जलना या बत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब जो हम कचरा फैला रहे हैं या कोई भी हमारे जो मोबाइल वगैरह के पार्ट है, ये हमारे वेस्ट हैं, कोई काम में नहीं लेते, हम फेंक देते हैं वगैरह, तो इसका प्रबंधन कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है कि ये इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, आपको नुकसान ना पहुंचाए, तो वो है अपशिष्ट प्रबंधन में पढ़ेंगे। तो आपको इसको अगर टॉपिक को पढ़ना चाहो तो सिर्फ ये थ्योरी है, मैं इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, और जो मेरे ग्रुप हैं उनमें ऑलरेडी भेजी जा चुकी है। तो इसमें आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, आप आराम से एक क्वेश्चन आता है तो कर लोगे। जैसे ये पूछेगा निम्न में से कौन सा अपशिष्ट है, तो आप बता सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे में नगर पालिका द्वारा अपशिष्ट कौन सा होता है, तो नगर पालिका क्या कर रही है भाई, जो नाली से कचरा निकाल रही है वो अपशिष्ट है। तो इन बातों पर थोड़ा गौर कर रहे हैं। तो अपशिष्ट क्या है भाई, किसी प्रक्रम में अंत में बनने वाला अनुपयोगी पदार्थ क्या है, अपशिष्ट है। अब इस अपशिष्ट होते हैं कितने प्रकार के, एक तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल,
बायोडिग्रेडेबल कौन से? जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाए, जिससे क्या हो, इन्वायरमेंट में कोई पोल्यूशन ना फैले, जैसे घरेलू जैविक कचरा हुआ, कृषि अपशिष्ट हुए और जैव चिकित्सीय अपशिष्ट हो गए। ये क्या है, आपके सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका अपघटन हो जाता है और ये पोल्यूशन नहीं करते। अब है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनको जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गया, पॉलीथीन हो गया, कांच हो गया, धातु के टुकड़े हो गए। तो इनके अपघटन की अलग अलग विधियां रहेगी, तो उनको देखना है। अपशिष्ट के स्रोत क्या हो सकते हैं? देखो, एक अपशिष्ट यूं भी हो सकता है कि गीला कचरा, एक गीला और एक सूखा, दो प्रकार का अपशिष्ट। तो अभी अपशिष्ट पड़े तो घरेलू स्रोत क्या हो सकते हैं? जैसे सब्जी फल के छिलके हो गए, सूखे पत्ते हो गए, कागज हो गया, गत्ता हो गया। नगर पालिका द्वारा क्या रहते हैं? जैसे मृत जानवरों के अवशेष हो गए, मकान तोड़ने से निकले पदार्थ हो गए, सड़क की गंदगी वगैरह क्या है, ये नगर पालिका के अपशिष्ट हो गए। उद्योग से आपको ही पता है कि धातु के टुकड़े निकलते हैं, रासायनिक पदार्थ निकलते हैं। अगर कोई चीज़, कोई फैक्ट्री वगैरह निकल रही है तो उससे राख निकलेगी, धुआं निकलेगा, विषैले ज्वलनशील पदार्थ होंगे। ये क्या है? उद्योग और खनन के अपशिष्ट है। और कृषि से क्या अपशिष्ट रहते हैं? जैसे में कृषि के उपरांत जो बचा हुआ भूसा है, घास है, पत्तियाँ होंगे या डंखल हो गए, ये क्या होते हैं भाई? कृषि अपशिष्ट हो गए। और चिकित्सा के क्षेत्र में तो सभी जानते हैं, अस्पताल से निकले अपशिष्ट, सुई हो गई कि जो काम मिलेगी, कॉटन हो गई, पट्टियाँ हो गई, तो ये सारे चिकित्सा क्षेत्र के अपशिष्ट हो गए। अब इन अपशिष्ट को मैनेज कैसे करें, तो यही याद रखना है। देखो, अपशिष्ट से क्या नुकसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं। और CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और अपशिष्ट में अगर कोई संक्रमित सुई है और उससे दोबारा लगा दिया जाए तो एड्स जैसे रोग, मलेरिया जैसे रोग फैल जाएंगे, अगर संक्रमित सुई या अपशिष्ट सुई काम में ले ली तो। ये हमारे अपशिष्ट से होने वाले नुकसान हो गए। जैसे पॉलीथीन अगर पशु खा लेंगे तो पेट और आंतों में फंस जाती है, श्वसन, त्वचा, आंखों आदि संबंधित बीमारियां हो जाती है पोल्यूशन से या इन अपशिष्ट पदार्थों से। क्यों? पड़े रहेंगे तो मीथेन वगैरह बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैस भी होगी और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अब पढ़े अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके क्या क्या है। एक तो खाली भूमि पर डाल दो भाई अपशिष्ट ले जा करके, तो भूमि भराव बोला जाता है, ये सबसे सस्ता है, ठीक है। बट इससे क्या होगा, जो पड़ा पड़ा कचरा है वो सड़ेगा, गलेगा, या उसके बड़े बड़े क्या बढ़ने लग जाएंगे, पहाड़, जो कि दिल्ली में एंटर करते हैं तो देखने को मिलते हैं। उससे क्या होगा भाई, एक तो पोल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट, और वो जो कचरा है उससे CO2 निकलेगी, मीथेन निकलेगी, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज होती है। दूसरा क्या कर सकते हो प्रबंधन के लिए, भस्मीकरण। इन कोई भी चीज़ों को जला दो भाई, तो लगभग मैक्सिमम चिकित्सा से संबंधित जो अपशिष्ट है उसका निष्पादन पूछ लिया जाता है। किस क्रिया द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट लगाना, भस्मीकरण द्वारा होता है, दहन द्वारा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ चीज़ों की रिसाइकलिंग हो जाती है, जैसे पौधे की सामग्री होगी, हमारा बचा हुआ भोजन हो गया, कागज हो गया, ऊन हो गया, और जो कंपोस्ट खाद हो गई या वर्मी कंपोस्ट हो गई या जैविक खाद बनाने में काम में ले लिए जाते हैं। किनको? जैसे पौधे के, पेड़ पौधों की पत्तियाँ हो गई, घर का बचा हुआ भोजन हो गया, गोबर हो गया, इन अपशिष्ट से हम कंपोस्ट खाद बना लेते हैं, केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, जैविक खाद प्राप्त कर लेते हैं। हरी खाद किससे प्राप्त हो जाती है, तो लेग्यूम पादपों से। तो ये पुनर्चक्रण के तरीके भी काम में लिए जाते हैं। एक है जैसे एल्यूमिनियम पेय के डिब्बे हैं, जो आप पेय पदार्थ पीते हो, तो इनका भी क्या है, रिसाइकलिंग पॉसिबल है। तो ये अपने रिसाइकलिंग के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, इसका प्रबंधन कर लेते हैं। एक है रासायनिक क्रिया, जैसे मैंने एक अपशिष्ट पदार्थ नष्ट किया जा सकता है अथवा उन्हें पुनः उपयोगी बनाए जा सकते हैं। जैसे में हड्डियाँ हो गई, कि किसी की वसा हो गई, पंख हो गए, इन अवशेषों को पका करके क्या होती है, चर्बी तैयार होती है भाई, और उससे साबुन बनाने में काम में लिया जाता है। कूड़े को अत्यधिक दाब से ठोस ईंट में बदला जा सकता है, तो ये रासायनिक क्रिया होगी। अब ये है अपशिष्ट प्रबंधन। तो इससे जो भी आएगा क्वेश्चन, तो आपको खुद के IQ से करना है। बस ये ध्यान रखना कि जो चिकित्सा में है अपशिष्ट, उसको दहन क्रिया द्वारा या भस्मीकरण द्वारा नष्ट किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो दो बातें पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। भारत में बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा कितना है, इंपॉर्टेंट रखना भाई, ये 4 से 6 किलो है। ये गवर्नमेंट की साइट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से डाटा उठाया हुआ है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो NCERT की बुक में दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 से 6 kg है बड़े नगरों के प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा।
ई कचरा प्रबंधन नियम जो कि 2016 है, जिसको 2018 में संशोधित किया गया। तो इसमें के अकॉर्डिंग क्या है कि एक नियम बनाया गया है जिसके तहत क्या कहा गया, पॉलीथीन का बैन किया गया या इसकी मोटाई के बारे में बात की गई। तो इससे पहले जो ये नियम था, इस नियम को बोलते थे ई अपशिष्ट नियम, 2011 में कार्यरत था, जिसको बदल करके क्या बनाया गया, ई कचरा प्रबंधन नियम। इसका पहले का नाम पूछ ले तो ध्यान रखना, ई अपशिष्ट नियम 2011, ये पूछा जा सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, जिसको ही बोलते हैं ई कचरा प्रबंधन नियम 2016, इसमें क्या किया गया कि जो प्लास्टिक के कैरी बैग है उनको की न्यूनतम मोटाई 40 से बढ़ाकर क्या की गई, 50 माइक्रोन की गई। और अभी हमें पता ही है कि दुकानों में जो नॉर्मल पॉलीथीन है उसका बैन है, वो ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 के संशोधन 2018 के तहत लागू किया गया। दुकान वाले जो पॉलीथीन रखते हैं उनके लिए उनको पेमेंट करना पड़ेगा या लाइसेंस लेना पड़ता है, बोल सकते हो। बाकी नॉर्मल पॉलीथीन बैन है, ठीक है। तो वो किसके थ्रू है, ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत, और 2018 संशोधन में वो शामिल किया गया। अब ई अपशिष्ट में भारत का स्थान इंपॉर्टेंट रहेगा, तीसरा स्थान अभी, सबसे पहला स्थान है चीन का और दूसरे नंबर पर है यूएसए। ई अपशिष्ट का मतलब है जो मोबाइल वगैरह हुए इनके जो अपशिष्ट है पदार्थ में, तो भारत का स्थान है तीसरा। अब जो ये ई अपशिष्ट होते हैं उनसे रोग फैलते हैं, जैसे में पारे से रोग फैल जाता है, मिनीमाता रोग, और कैडमियम से इटाइटाई रोग, और दोनों ही जापान में आए थे। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि पारे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, मिनीमाता रोग, और कैडमियम की वजह से इटाइटाई रोग हो जाता है, दोनों ही जापान में आई थी बीमारी। अब ये जो चिकित्सा क्षेत्र में या हॉस्पिटल में जो कचरे पात्र रखे जाते हैं उनके रंग के हिसाब से अगर पूछ ले तो कम चांस है स्टेबल से। फिर थोड़ा सा देख लेना कि नीले रंग के कचरे का अगर डिब्बे का कलर नीला है तो वो है संक्रमित प्लास्टिक, सीरीज और दस्तानों के लिए। अगर काले रंग का है तो इसका मतलब है गैर संक्रमित अपशिष्ट या रासायनिक अपशिष्ट बोल सकते हो। लाल रंग का है तो संदूषित अपशिष्ट या बोल सकते हो संक्रमित ड्रेसिंग होगी, जिनको गहराई में दफन करना चाहिए। अगर पीले रंग का डिब्बा है तो इसका मतलब है शारीरिक अपशिष्ट है, इनको भी क्या करो, गहराई में दफन करो। शारीरिक अपशिष्ट का मतलब किसी के मांस हो गया तो इनको सारी गहराई में दफन कर दोगे। सफ़ेद अगर कचरा रंग पात्र है तो ये धातुओं सहित धारदार होते हैं, जिसको शार्प पीठ द्वारा नष्ट किया जाएगा या कुचला जाएगा। तो सुई हुआ, टूटा कांच हुआ, ये सफ़ेद रंग के पात्र में या कचरे पात्र में रखे जाते हैं। तो ये थोड़े रंग देख जाना। नीला है संक्रमित प्लास्टिक के लिए, दस्तानों वगैरह के लिए। काला है गैर संक्रमित के लिए। लाल है संदूषित अपशिष्ट, जिनको गहराई में दफनाना चाहिए। पीला है भाई, लाल का मतलब ये याद रखो खून है, इसका मतलब मांस वगैरह है। पीले का मतलब हो गया शारीरिक अपशिष्ट हो गया, जो भी मवाद वगैरह निकल से हैं, यूं ही बोल देना, इनको क्या कर रहे हैं, गहराई में दफन कर रहे हैं। और सफ़ेद से क्या हो गया हमारा, धातुओं सहित धारदार, सुई हुआ, कांच सफ़ेद है, यही बोल देना। तो इनको शार्प पीठ द्वारा नष्ट किया जाता है, ठीक है, या कुचला जाता है। चलिए अब अगर पढ़ते हैं तो ये अपने पर्यावरण को इफेक्ट पहुंचाते हैं भाई। तो इन पर क्वेश्चन आ सकता है कि पर्यावरण अधिनियम बताओ। तो पर्यावरण अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके पेपर में आने के चांस कम है। अगर ये आप अपशिष्ट प्रबंधन से उठा ले तो सबसे शानदार क्वेश्चन बनेगा, वरना ये एनवायरमेंट साइंस से क्वेश्चन होता है। देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का है 1972। आपने एक जीव पाला है, कैसे उसको बेहतर जिंदगी दे सको। याद रखना है जीव क्यों पाला, कि आप उसको क्या दे सको, बेहतर जिंदगी दे सको। तो 1972। अब उसको आपने 2 बूंद क्या पिलाई, पानी पिलाया, तो बेहतर 2 74 पर क्या हो गया, 2 बूंद पानी, इसका मतलब जल प्रदूषण निवारण हो गया। अब जब उसको पानी भी पिला दिया, अब उसके लिए क्या लगाओगे आप, पेड़ पौधे लगाओगे। और पेड़ पौधे किससे लगाए जाते हैं, गड्ढा करने के लिए हमें क्या चाहिए, कस्सी ही चाहिए। कस्सी याद रखो। तो 1980 में कस्सी से क्या किया आपने, एक गहरा गड्ढा खोदा और पेड़ लगा दिया। तो कस्सी से पेड़ लगाए, इसका मतलब वन संरक्षण अधिनियम क्या हो गया, 1980। पेड़ लगाते ही अगले ही साल हमें क्या मिल गया, वायु प्रदूषण से छुटकारा मिल गया। तो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम क्या हो गया, 1981। और 5 साल में हमारे चारों तरफ का आवरण, पर्यावरण क्या हो गया, संरक्षण हो गया। कैसे याद करना है, बेहतर जिंदगी के लिए क्या पाला है आपने, जीव पाला, उसको 2 बूंद क्या पिलाया, पानी, और फिर आपने उस कस्सी से क्या लगाया, पेड़।
पेड़ लगाते ही अगले साल क्या हो गया, वायु प्रदूषण निवारण हो गया, और 5 साल बाद में 86 में क्या हो गया, पूरा का पूरा पर्यावरण क्या हो गया, संरक्षित हो गया। तो ये यहाँ से 5 जो अधिनियम है, एक्ट है, वो जरूर पढ़ के जाना। अब है कुछ दिवस इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 22 तारीख है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बनाया गया था 2010 में, और जो दशक मनाया गया है वो है 2010 से 2020 का दशक क्या माना गया, जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दशक माना गया था। तो जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता 22 मई, और जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो 2010। दशक क्या है, 10 से 20। अब पढ़ते हैं हम प्रकाश के बारे में। टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश की स्टडी को क्या बोला जाता है, ऑप्टिक्स। प्रकाश की तीव्रता, फोटोन का मतलब होता है प्रकाश, तो फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। प्रकाश के तरंग की प्रकृति काफी बार पूछी गई है। अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है ध्रुवण। कई बार ये भी पूछ लेता है प्रकाश में कौन सी क्रिया पाई जाती है, ध्रुवण की क्रिया पाई जाती है। ध्यान रखना, ये ध्रुवण किन तरंगों का गुण होता है, अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है। पक्का मिलेगा ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों में। तो प्रकाश की प्रकृति है अनुप्रस्थ तरंगे, और प्रकाश में क्या है, ध्रुवण की क्रिया पाई जाती है। प्रकाश की चाल किसने ज्ञात की, तो ध्यान रखना रोमर ने ज्ञात की थी। और रोमर ने बताया था निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, और निर्वात में चाल होती है 3 गुणा में 10⁸ मीटर पर सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, और कितनी, 3 गुणा में 10⁸ किसने पता की चाल, रोमर ने ज्ञात की थी। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और इंद्रधनुष में भी यही 7 रंग होते हैं। विबग्योर, VIBGYOR, जी का मतलब होता है ग्रीन, हरा। यही पूछ लेता है कि इंद्रधनुष में बीच का रंग बताइए, हरा। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारने पर किन 7 रंगों में टूटता है, विबग्योर। वी का मतलब होता है वोलेट बैंगनी, ई से होता है इंडिगो जामुनी, बी से हो गया ब्लू नीला, जी से है ग्रीन हरा, वाई से है येलो पीला, ओ से है ऑरेंज संतरी या नारंगी, और आर से है रेड। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग होता है वो होता है लाल भाई, और नीचे होता है बैंगनी। ये क्रम रहेगा इंद्रधनुष में ऊपर से नीचे का। तो इंद्रधनुष में या प्रकाश में अगर प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे ऊपर रंग रहेगा लाल, और सबसे नीचे रहेगा बैंगनी। ये क्रम रहता है। विबग्योर इंपॉर्टेंट रहेगा। अब है खतरे के संकेतक किस रंग के होते हैं, तो लाल रंग के। कारण है कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक है, और लाल रंग का क्या है, न्यूनतम प्रकीर्णन है भी। प्रकीर्णन का मतलब है किसी भी कण से टकरा करके फैलने की घटना क्या कहलाती है, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो न्यूनतम प्रकीर्णन होता है किसका, लाल रंग का। तरंगदैर्ध्य क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यहाँ पर ये टेबल से क्वेश्चन आया हुआ है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, तो निर्वात में। निर्वात के बाद में होगा गैस में, उसके बाद में द्रव में, और सबसे कम होता है प्रकाश का वेग ठोस में। अब पढ़ते हैं प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की 5-6 घटनाएं पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहली घटना है प्रावर्तन। प्रावर्तन में ध्यान रखिए, जहाँ कहीं पर भी ये याद रखना है, एक तो आपतन कोण का मान क्या होगा, प्रावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। ये है आपके जैसे में कोई भी सतह, समतल हो सकती है, उत्तल हो सकती है, अवतल हो सकती है, बात की करता है ये, ठीक है ना। तो जो सतह है उस पर प्रकाश की किरण आएगी उसको बोलते हैं आपतित किरण। ये आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है, और ये परावर्तित किरण है। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होने चाहिए, देखो। और जो ये आपतन कोण का मान है, इंसिडेंट कोण का मान, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। कोण आई का मान कोण आर के बराबर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रहती है बात। तो ये परावर्तन की शर्तें हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी परावर्तन की शर्त है। तो आपका जो सतह है वो चाहे कैसी भी हो, बस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। समतल सतह हो सकती है, आपके कोई भी सतह हो सकती है जहाँ से प्रकाश टकरा करके वापस जाए। तो टकरा करके जब वापस जाएगा तो अभिलंब होगा, आपतित किरण होगी, और परावर्तित किरण, तीनों एक तल में मिलेंगे। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। चलिए, दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना।
वस्तुओं में रंग का निर्धारण हुआ और ग्रहों और उपग्रहों का चमकना। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? परावर्तन के। और एग्जाम्पल ही पढ़ के जाना, जो भी 5 है उनके। आपके पेपर में तो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देना, इसका मतलब आपके चेहरे का प्रकाश टकरा करके वापिस आपको दिख रहा है, तो क्या हो गया? परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। वस्तुओं के रंग का निर्धारण हो गया और ग्रहों व उपग्रहों का चमकना। अब है अपवर्तन। जहां कहीं पर भी कोई चीज ऐसा एग्जाम्पल आए कि वहां पर हमें हटकर का भाव पता चले, इसका मतलब ये क्या है? आपका हिंट वर्ड है भाई, या बोल सकते हो की वर्ड है, जिससे आपको पता चलेगा। जहां कहीं पर भी हटकर का भाव दिखता है ना एग्जाम्पल में, आपको अपवर्तन करना है, रिफ्लेक्शन करना है। जैसे में पानी के गिलास में सिक्के का ऊपर उठे हुए दिखाई देना, इसका मतलब तल का ऊपर उठे हुए दिखाई देना, सिक्के का ऊपर उठे हुए दिखाई देना, पानी के अंदर मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सारे के सारे इसका मतलब जो रियल जगह है वहाँ से उठा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हटकर का भाव है, तो अपवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही पानी के कांच के गिलास में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, क्या हो गया? अपवर्तन। क्योंकि जहाँ है वहाँ से हटकर दिख रहा है, तो हटकर का भाव आते ही क्या है? अपवर्तन है। ये रेलवे के क्वेश्चन में पूछा गया था, सूर्योदय से कितने मिनट पहले सूर्य उगा हुआ दिखाई देता है? तो 2 मिनट पहले उगा हुआ दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट लगाना। खुद बताओ, उगे हुए से पहले दिखाई देता है, इसका मतलब जहाँ था वहाँ से हटकर दिख रहा है, तो जहाँ पर भी हटकर का भाव आएगा क्या कहलाता है? अपवर्तन की क्रिया कहलाती है। ऐसे ही आग के उस पार व्यक्ति का हिलते हुए दिखाई देना, इसका मतलब जहाँ है वहाँ से हटकर के दिख रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। तो क्या हिंट वर्ड है? जहाँ कहीं हटकर का भाव आए, अपने को क्या कर देना है? अपवर्तन कर देना है। चलिए नेक्स्ट पढ़े। प्रकीर्णन। जहां रंग की बात करेगा ना, वहां प्रकीर्णन कर देना है, स्कैटरिंग कर देना है। अगर प्रकाश की किरण धूल या कणों से टकरा करके इधर उधर बिखरती है, तो इस क्रिया को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। और इस टिंडल प्रभाव की वजह से हमें रंग दिखाई देता है। जैसे आकाश व समुद्र का नीला रंग का कारण है प्रकीर्णन। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अंतरिक्ष यात्री को, ऊपर से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? सदैव याद रखिए, काला दिखाई देगा। कारण क्या है? वायुमंडल की अनुपस्थिति। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आकाश व समुद्र का नीला रंग किस वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, नीला नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है। क्लियर? अब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये राजस्थान वाले यहीं से पेपर उठाते हैं। आप देखना हेडमास्टर का पेपर, आप देखना वीडियो का, आप देखना पटवार का, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल उठा के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जहाँ कहीं पर भी हिंट वर्ड चमकीला दिखता है ना, चुपचाप इसको कर देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी शर्तें पढ़ के जाना। अगर अच्छा क्वेश्चन उठेगा तो शर्तों से उठाएगा। जनता क्या करती है? उदाहरण पढ़ के जाएगी। शर्तें पढ़ जाना। एक तो क्या होता है? प्रकाश की किरण सघन से विरण में जानी चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, ये क्रांतिक कोण ही डिसाइड करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। हीरे की कदर क्या या जोहरी जानता है बोल सकते हो, या हीरे को कौन तराशता है? जोहरी। क्योंकि जोहरी को पता है हीरे को कितने डिग्री के कोण पर काटना है। अगर उस कोण पर नहीं कटता है तो हीरा एक प्रकार का पत्थर है भाई। तो हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो 24 डिग्री होता है। पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। इतने डिग्री के कोण पर काटना चाहिए, तभी हीरा चमकीला दिखाई देगा। तो हीरे को यही याद रखना, 2-4 लोग हीरे को की रिंग या डायमंड रिंग को पोसाते हैं भाई। 2-4 लोग तो 24 डिग्री का कोण बनाते हैं, क्रांतिक कोण। अब उदाहरण है इसका रेगिस्तान की मर्ग मृच्छिका, जो कि रेगिस्तान में क्या है? थोड़ी दूर पर पानी दिखता है, फिर आगे जाते हैं, आगे पानी दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये मर्ग मृच्छिका कहलाता है, या मर्ग तृष्णा कहलाता है। तो रेगिस्तान की मर्ग मृच्छिका क्या है? TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है। हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर है जो कि काम में ली जाती है एंडोस्कोपी में। पेट के भीतरी अंगों की जांच एंडोस्कोपी द्वारा होती है। तो एंडोस्कोपी में हम ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग लेते हैं। डिश में हुआ, आपके जो डिश टीवी के तो वायर हैं, उसमें हम क्या काम में लेते हैं? ऑप्टिकल फाइबर लेते हैं काम में। ऐसे ही सजावटी लैंपों में भी ऑप्टिकल फाइबर काम में लेते हैं। तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। अगला है भाई व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। तो याद रखिए, इंटरफेयर कौन करते हैं घर के कामों में? यंग बंदे करते हैं। तो इंटरफेयर की खोज की थी यंग ने। इसका कीवर्ड हमारे लिए रहेगा रंगीन।
जैसे जल की सतह पर तेल का फैलाव का रंगीन दिखाई देना। तो रंगीन बंदे कौन होते हैं, ये याद रखो, यंग बंदे रंगीन प्रकार के होते हैं, अपने आप कभी नहीं भूलोगे। और यंग बंदे क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। तो इंटरफेरेंस में रंगीन याद रखना है, और जल के सतह पर तेल का फैलाव रंगीन दिखाई देना, और साबुल के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। किसका उदाहरण है, व्यक्तिकरण का। अब है अगला प्रक्षेपण, इसी को बोल दिया जाता है वर्ण विक्षेपण। जब भी प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से निकालते हैं तो वो अपने 7 रंगों में टूट जाता है भी, और 7 रंगों में टूटना ही है आपका वर्ण विक्षेपण, और इससे इंद्रधनुष बनता है। तो अगर इंद्रधनुष पूछ लिया जाए किससे बनता है, तो वर्ण विक्षेपण या प्रक्षेपण द्वारा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला तो चांस रहेगा वर्ण विक्षेपण, तो इसी को करना। अगर वर्ण विक्षेपण के साथ ये दोनों दे करके बोले उपरोक्त सभी, तो आप उपरोक्त सभी कर देना। तो वर्ण विक्षेपण क्या है, जब भी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 3 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, 7 रंगों में टूटता है। इसी से क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है, और इसी को वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। और ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा विचलित या विक्षेपित कौन सा रंग होगा, तो बैंगनी, और सबसे कम विक्षेपित कौन सा होगा, लाल। ठीक है, लाल रंग की सिर्फ तरंग दैर्ध्य जाता है, बाकी सभी चीजें कम होंगी, ध्यान रखना। अगर तरंग दैर्ध्य को छोड़ करके अधिक पूछता है ना किसी भी चीज की, तो वो बैंगनी कर देना, अधिक कुछ भी चीज अधिक पूछे तो। और अगर कोई भी चीज कम पूछता है तरंग दैर्ध्य को छोड़कर, तो वो है लाल रंग की। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, बाकी सारी चीजें सबसे कम है भाई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिज्म, एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे कम विक्षेपित रंग बताओ। सबसे कम कौन सा हो जाएगा, लाल, और सबसे ज्यादा पूछे तो बैंगनी। अब थोड़ा मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए डायग्राम रखना आप लोग, और इसको श्वेत प्रकाश को गुजारना, ये 7 रंगों में तोड़ लेना। ये होता है आपका रेड से, तो यहाँ विबग्योर से स्टार्ट हो जाना, VIBGYOR। तो सबसे ज़्यादा होगा विक्षेपित वो है वोलेट पैराबैंगनी, सबसे कम क्या होगा, रेड। अगर इनका क्रम पूछ लेता है तो ये याद रख लेना, सबसे ज़्यादा विबग्योर VIBGYOR, ये सबसे ज़्यादा। अब इससे ऊपर जाओगे तो सारी चीज़ें कम होती जाएगी, किस में, वर्ण विक्षेपण में, या विक्षेपित में, या विचलित में। तो सबसे कम है रेड की, सबसे ज़्यादा है वोलेट की। अगर ये वी नहीं मिले तो आई हो जाएगा, आई नहीं मिले तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू नहीं मिले तो ग्रीन हो जाएगा। ये याद रखना। इंद्रधनुष के 7 रंग में बीच का रंग बताइए, तो आपका है ग्रीन। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप ज़रूर बताना। थोड़ा फास्ट पढ़ाया गया है ताकि क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे। कोशिश यही थी कि 3 वीडियो में चैप्टर सारा आपका सिलेबस कवर करा दिया जाए। तो वीडियो बहुत छोटे रखने की कोशिश की ताकि बच्चों को इंटरेस्ट बना रहे। ना करते करते 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस थ्योरी को पढ़ के जाना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। कोशिश थी छोटा से छोटा बनाने की, ना करते करते फिर भी टाइम लग गया, क्योंकि कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते भाई। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और 1-2 मिनट की पढ़ते हैं, फिर जो एक टॉपिक रह गया है अगर आपको लगता है कि वो भी कराया जाए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपका धातु है, धातु यौगिक है, उस पर भी एक वीडियो बना लेंगे। वो ज़्यादा नहीं रहेगा, 15 से 20 मिनट में या 20 से 25 मिनट में कवर हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर कमेंट आते हैं तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, वरना इतने आप ज़रूर पढ़ के जाना। इनसे आपको 4 क्वेश्चन या 8 नंबर का डाटा कहीं नहीं जाने वाला आपका। ठीक है, चलिए 2 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? चेहरे देखने वाला दर्पण जो घर में लगाते हैं वो समतल दर्पण होते हैं। ऐसे ही अगर वो ज़्यादा लगा दिए जाए, एक से ज़्यादा, तो वो बहरूपदर्शी बनाने में काम में लिया जाता है। जैसे नाई की दुकान देखना, उसमें अलग अलग शीशे लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से आपको एक ही आप खड़े हो, आप 4-5 जगह दिखोगे। तो बहरूपदर्शी बनाने में कौन से दर्पण काम में लिए जाते हैं? समतल दर्पण। अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो अवतल दर्पण चल रहा है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, वाहनों के अग्रदीप या हेडलाइट में कौन से दर्पण काम में लिए जाते हैं? अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण काम में लिए जाते हैं।
ये क्या करते हैं भाई, आकार बढ़ा देते हैं बोल सकते हो। तो सेविंग दर्पण भी इन्हीं को बोला जाता है। जो दांत विशेषज्ञ होते हैं वो इन दर्पण का उपयोग लेते हैं ताकि उनको बड़ा दिखाई दे और उससे ये आराम से अपना काम कर सके। सौर भट्टियों में कौन से दर्पण काम में लिए जाते हैं, तो अवतल दर्पण काम में लिए जाते हैं। अब वाहनों के साइड दर्पण है, जैसे में साइड में क्या याद रखना है कि पीछे से कोई आपको हॉर्न दे रहा है, आप साइड वाली से विंडो से देखा और आप उसको झाला देते हो या हाथ से कहते हो भाई आगे निकल जाए, इसका मतलब आप उसको क्या दे रहे हो, साइड देने का एक उत्तर दे रहे हो। क्या दे रहे हो, उत्तर दे रहे हो कि भाई साइड दे दिए जाओ आगे। तो साइड दर्पण किसका हो गया, उत्तर उत्तर याद रखना। तो उत्तल दर्पण का उदाहरण हो गया। अब लेंस सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है आपसे, दर्पण सूत्र उसका उल्टा है और कुछ नहीं है। लेंस सूत्र में माइनस है, दर्पण सूत्र में प्लस होता है, ये याद रखना है। खुद बताओ 1/v, वी का मतलब क्या होता है, हम। अगर हम में से यू चले गए, आप लोग तुम चले गए, तो क्या बचे, फ्यू बचे, कुछ बचे। क्या बचे, कुछ बचे। खुद बताओ, हम है, हम में से यू आप चले गए या तुम चले गए, हम में से तुम चले गए तो कुछ बचे। तो यही पढ़ के देखो, 1/v माइनस 1/u किसके बराबर, 1/f के बराबर होता है। ये लेंस सूत्र है। और जो दर्पण सूत्र है उसमें क्या आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। लेंस सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, जरूर पढ़ के जाना। ये इतना वीडियो है आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है और लाइक सब्सक्राइब और आगे क्या करना है, शेयर करना है। साथ बनाए रखिए, मन लगा कर तैयारी कीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।